अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं मैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सब जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 4.2 सीख रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज़। उसमें एक्सरसाइज 4.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। आज हम सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहे हैं कि इफ़ ए, बी एंड सी आर lth, mth and nth term of an arithmetic progression, then show that। आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि अगर a हमारे पास lth टर्म है किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए, a इज द lth टर्म, और b हमारे पास mth टर्म है, और इसी तरह c हमारे पास जो है वो nth टर्म अगर है किसी भी AP के अंदर, तो फिर आपको प्रूफ करना होगा कि देन शो दैट a मल्टीप्लाइड बाय m माइनस n प्लस b मल्टीप्लाइड बाय n माइनस l एंड प्लस c l मल्टीप्लाइड बाय m, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, आपसे इस क्वेश्चन में 8 में कहा जा रहा है कि अगर किसी भी सीक्वेंस के अंदर, जैसे हम कहते हैं पांचवी टर्म, फिफ्थ टर्म, तो यहाँ पर आपको lth टर्म दी जा रही है, फिफ्थ टर्म नहीं है बल्कि lth टर्म है। तो आप जानते हैं कि अगर फिफ्थ टर्म होता है तो उसके लिए हम जनरल टर्म फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह अब हम a, b, c को lth टर्म, mth टर्म और nth टर्म कंसिडर करते हुए आप इनके फार्मूला लिखेंगे। आप जानते हैं कि एज वी नो दैट nth टर्म जो होता है हमारे पास a n, जिसे आप लिखते हैं, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें आप जानते हैं कि a हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, तो आप इसको a1 भी लिख सकते हैं। अब जब आपसे कहा जा रहा है कि lth टर्म, तो आप al लिखेंगे एंड दिस विल बिकम a1 प्लस, अब n की जगह पे l आ जाएगा तो l माइनस 1 इंटू डी। जबकि आपसे कहा जा रहा है कि जो lth टर्म है उसकी वैल्यू जो है वो a है, तो आप ए एल की जगह पे लिखेंगे a इज इक्वल्स टू a1 प्लस l माइनस 1 इंटू डी। आप चाहें तो इस d को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दें, यानी कि a हमारे पास बन जाता है a1 प्लस l इंटू डी माइनस डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जब आपसे कहा जा रहा है कि b इज द mth टर्म, तो फिर आप डियर स्टूडेंट्स mth टर्म की पहले फार्मूला लिखेंगे। am हमारे पास लिखा जाएगा a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब am जो है उसकी वैल्यू आपको b दी जा रही है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे b इज इक्वल्स टू a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो d से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू आ जाती है a1 प्लस m इंटू डी माइनस डी ओनली। दिस इज फॉर सपोज इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह nth टर्म जो है उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an जो nth टर्म है उसकी वैल्यू आपको जो यहाँ दी जा रही है वो c दी जा रही है, तो हम लिखते हैं c इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप d से मल्टीप्लाई करेंगे तो c की वैल्यू आ जाती है a1 प्लस n इंटू डी माइनस डी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो तीन टर्म्स जो आपको दी जा रही थी, a इज द lth टर्म, b इज द mth टर्म एंड c इज द nth टर्म, उन तीनों टर्म्स के फार्मूला यूज़ करते हुए आपने इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 जो है वो बना लिए। अब आपको जो प्रूफ करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, प्रूफ दैट। आपसे कहा जा रहा था कि a मल्टीप्लाइड बाय m माइनस 1 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय n माइनस l, और इसी तरह प्लस c मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास है l माइनस m। इसमें आप ABC की जब वैल्यूज़ रखेंगे तो फिर हमें प्रूव ये करना है कि इसका आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू, 2 में b की वैल्यू और 3 में जो c की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, वो आपने इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो a की जगह पे हम लिखेंगे a1 प्लस l इंटू डी माइनस डी, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विथ m माइनस n। सिमिलरली b की जगह पे आप वैल्यू रखेंगे a1 प्लस एम डी माइनस डी,
और ये मल्टीप्लाई हो रहा है n माइनस एल के साथ, और प्लस इसी तरह आप c की जगह पे वैल्यू रखेंगे a1 प्लस एन डी माइनस डी, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है l माइनस एम के साथ। अब इसको आप सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि इसमें आपका आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। आगे बढ़ते हुए हम लिख सकते हैं a1 मल्टीप्लाइड बाय m विल बिकम a1m, और इसी तरह a1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस n विल बिकम माइनस a1 इंटू n। इसी तरह एल डी जब m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ml इंटू डी लिखेंगे। इसी तरह एल डी जब माइनस n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस nl इंटू डी लिखेंगे। अब माइनस डी जब m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डी इंटू एम, और इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, d इंटू एन विल बिकम डी एन। तो ये आपने एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया है। सिमिलरली नेक्स्ट ब्रैकेट में आप देखते हैं कि आपके पास a1 जो है वो n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह a1 जो है वो l के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर आप देख रहे हैं कि एम डी हमारे पास n के साथ मल्टीप्लाई है तो एम डी एन लिखेंगे, और एम डी फिर माइनस एन के साथ है तो माइनस में एम एल और डी। सिमिलरली माइनस डी को आप n और l के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डी इंटू एन माइनस एन डी या डी एन, माइनस माइनस प्लस डी इंटू एल विल बिकम डी एल। आल्सो वी हैव a1 मल्टीप्लाइड बाय l, तो आप लिखते हैं कि यहाँ पर a1 मल्टीप्लाइड बाय l, और फिर a1 को आप माइनस m के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस m, और फिर इसी तरह आप एन डी को जब मल्टीप्लाई करेंगे l के साथ तो एन एल डी, और एन डी अगेन जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एम एन इंटू डी। अब माइनस डी आप एल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डी इंटू एल, और माइनस माइनस प्लस डी इंटू एम। इन तमाम टर्म्स को आप गौर से देखिए और सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। आप कह रहे हैं लेट्स सपोज कि ये a1m है, दूसरी कोई वैल्यू देखिए जिसमें a1m हो। ये हमारे पास a1m पॉजिटिव है जो इस नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह आपके पास a1n जो है नेगेटिव है तो a1n हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव है। इसी तरह mld हमारे पास यहाँ पॉजिटिव है तो mld हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव है। ये nld हमारे पास पॉजिटिव, ये nld हमारे पास नेगेटिव। सिमिलरली इन तमाम टर्म्स को देखते हुए आप कहेंगे कि ये dm हमारे पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये dl पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपके पास a1l नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और dn हमारे पास लास्ट टर्म जो रह गई है ये नेगेटिव, और इसी तरह ये dn हमारे पास एक पॉजिटिव यहाँ पे आना चाहिए था, ये माइनस माइनस प्लस में होगा सर। अब देखिए कि आपके पास आखिरी दो टर्म्स रह गई हैं, mdn पॉजिटिव और mdn नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद तमाम टर्म्स कैंसिल आउट होकर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में यही कहा जा रहा था कि अगर a आपके पास lth टर्म है, b आपके पास mth टर्म है और c आपके पास nth टर्म है, तो प्रूफ कीजिए कि इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 था जो आपने सॉल्व कर लिया है। यही ABC की वैल्यूज़ आप पार्ट नंबर 2 में रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका पार्ट नंबर 2 भी प्रूफ हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए अब हम इसी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपसे कह रहे हैं कि इफ़ 1/a, 1/b एंड 1/c आर इन AP, अगर 1/a, 1/b और 1/c AP के अंदर हैं, यानी कि आपसे कह रहे हैं कि अगर 1/a, 1/b और 1/c AP के अंदर हैं तो फिर प्रूफ कीजिए कि b की जो वैल्यू है वो आनी चाहिए 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस c। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब कोई भी 1, 2 या 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स AP के अंदर होती हैं, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हैं, तो फिर आप जानते हैं कि उन तीनों टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कि गैप जो होगा तीनों टर्म्स के दरमियान वो सेम होना चाहिए। और ये ख़ास बात है जिस बुनियाद पर हम कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है।
तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अगर ये 3 टर्म्स आपके पास AP के अंदर हैं तो फिर इन 2 टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है D वो, और इन 2 टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो देखिए आप ये कह रहे हैं कि D इज इक्वल्स टू, आप कहते हैं कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो तो डिफरेंस मिल जाता है। तो सेकंड टर्म हमारे पास जो है वो है 1/B माइनस 1/B माइनस 1/A। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास D आ जाता है, एलसीएम अगर ले लें तो AB एलसीएम आ जाएगा और ये लिखा जाएगा A माइनस B। दिस इज इक्वेशन नंबर। ये तो डिफरेंस आपने फर्स्ट और सेकंड टर्म के दरमियान लिया है, इसी तरह सेकंड और थर्ड टर्म के दरमियान भी तो डिफरेंस होगा। तो आप लिखते हैं कि आल्सो D इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी कि 1/C में से 1/B को माइनस कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एलसीएम B इंटू C आ जाता है और ये बन जाएगा B माइनस C। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। इट मींस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो आप लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स तो ये D और ये D दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि A माइनस B अपॉन A इंटू B AB इज इक्वल्स टू B माइनस C अपॉन BC। यहाँ ये जो B आप यहाँ डिवाइड में देख रहे हैं, इस तरफ आकर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये B इस B के साथ कैंसिल हो जाता है और हमें मिल जाता है A माइनस B डिवाइडेड बाय A एंड दिस इज इक्वल्स टू B माइनस C डिवाइडेड बाय C। अब आप अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो A माइनस B के साथ ये C मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये A इस B माइनस C के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो C इंटू A विल बिकम AC, C इंटू B विल बिकम CB या फिर BC लिख सकते हैं। इसी तरह A इंटू B विल बिकम AB माइनस A इंटू C विल बिकम AC। अब B वाली टर्म्स को हम एक तरफ कर लेते हैं और बाकी टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं। तो ये B और C नेगेटिव है, इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और आपके पास लिखा जाएगा AB प्लस B इंटू C। ये माइनस का AC जब आप इस तरफ ले आते हैं तो ये प्लस का AC बन जाता है। तो ये CA और प्लस का AC दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको 2AC एंड हेयर वी हैव B कॉमन ले लें तो ये लिखा जाएगा A प्लस C। स्टूडेंट्स ये A प्लस C यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड करेगा तो यहाँ से B की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2AC अपॉन A प्लस C। और यही आपको प्रूफ करना था कि अगर 1/A 1/B 1/C 3 टर्म्स हैं किसी भी AP के अंदर तो फिर प्रूफ कीजिए कि B की वैल्यू है 2AC अपॉन A प्लस C। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह है, बस उसकी जो शुरू में 3 टर्म्स आपको दी जा रही हैं उसमें आपने ये ख्याल रखना है कि जहाँ नेगेटिव साइन है उसको पॉजिटिव के साथ रिप्लेस कर लें। ये बुक के अंदर मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा जा रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से या ऊपर से आप कहीं से उसको नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, फॉर सपोज फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो कहा यह जा रहा है कि अगर वो पहले 1 सेकंड के अंदर अगर वो 12 मीटर नीचे आ रहा है और फिर अगले दूसरे सेकंड के अंदर वो 24 मीटर नीचे आ चुका है और इसी तरह फिर तीसरे सेकंड में वो 36 मीटर्स डाउन की तरफ हो रहा है, तो फिर बताइए कि 8वें सेकंड के बाद वो कितनी नीचे तक जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली ये AP का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, जिसमें आपको पहली जो टर्म दी जा रही है वो हमारे पास 12 दी जा रही है, उसके बाद अगली जो सीक्वेंस की टर्म है वो 24 है और इसी तरह 36 है। फिर आपसे कहा जा रहा है कि 8वें सेकंड में वो कितना फॉल करेगा ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ये बहुत आसानी क्वेश्चन है। इसमें आपको फर्स्ट टर्म दी जा रही है, सेकंड टर्म दी जा रही है, थर्ड टर्म दी जा रही है और 8th टर्म जो है वो कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आप जनरल टर्म फार्मूला लिखते हैं AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D और आप जानते हैं कि इसमें आपको 8वीं टर्म तलाश करनी है। तो यहाँ पर N की वैल्यू जो है वो हमारे पास 8 हो जाती है और डिफरेंस जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आप लिखते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल्स टू 12। तो डिफरेंस हमारे पास जो है वो 12 आ रहा है और N जो हमारे पास है वो 8 है।
तो A8 के लिए फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है A + 7 टाइम्स ऑफ D, क्योंकि n की वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 - 1 विल बिकम 7। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, A की जगह पे फर्स्ट टर्म आप 12 यूज़ करते हैं और यहाँ पर 7 मल्टीप्लाइड बाय आप 12 लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो यहाँ लिखेंगे 84, और 84 में आप ये 12 जब मज़ीद मिला देते हैं तो आंसर आ जाता है 96। तो A8 जो है यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो पहली दफ़ा गिरा था 1 सेकंड में उसने जो डिस्टेंस नीचे कवर किया था वो 12 मीटर था, फिर 24 मीटर था, तो इसी तरह 8वें सेकंड में वो 96 मीटर जो है डिस्टेंस तय कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में वो भी आसान है, मैं आपको यहाँ पे एक हिंट दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व ज़रूर करें, और अगर सॉल्व ना हो, कोई भी दुश्वारी हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहे हैं कि एक शख्स पहले महीने में बैंक में डिपॉजिट कराता है 13,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट, फिर अगले महीने में वो डिपॉजिट कराता है 14,500, उसके बाद तीसरे महीने में वो डिपॉजिट कराता है 16,000। अब इसी तरह ये हर महीने डिपॉजिट कराते जाएंगे बैंक में अकाउंट, और पूछा ये जा रहा है कि इन द एंड ऑफ 12th मंथ, 12वें महीने के आखिर में, इख्तिताम पे या 12वें महीने में उसको कितना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कराना पड़ेगा। इनके 12th टर्म बेसिकली आपको इसमें कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, की बहुत ही आसान क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें A की वैल्यू आप लिखेंगे 13,000 फर्स्ट टर्म, और डिफरेंस जो हमारे पास है वो 14,500 माइनस 13,000 है। इट मीन्स के डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 1,500। तो D की वैल्यू आप 1,500 यूज़ करेंगे, और 12th मंथ की बात हो रही है तो आपको बेसिकली A12 कैलकुलेट करना है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि A12 के लिए आपके पास जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा A + 11 टाइम्स ऑफ D। तो इसमें आप A की जगह पे 13,000 यूज़ करेंगे, डिफरेंस आप 1,500 यूज़ करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 13 जो आखिरी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि अ बॉय सेव्स सम मनी, एक बच्चा है, एक लड़का है जो कुछ पैसे बचा रहा है वीकली बेसिस पे। कह रहे हैं कि अगर पहले हफ्ते में उसके पास 200 रुपये थे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि स्टूडेंट के पास पहले वीक में 200 रुपये थे और हर हफ्ते वो 25 रुपीज़ मज़ीद ऐड करता जा रहा है, यानी कि हर हफ्ते वो 25 रुपीज़ मज़ीद सेव करता जा रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि अगले नेक्स्ट वीक में उसके पास 225 रुपीज़ होंगे। 25 रुपीज़ जो उसने मज़ीद उसमें सेविंग में अपने में ऐड कर लिए थे। उसके नेक्स्ट वीक में फिर हमसे जो अमाउंट बनेगा वो 250 बनेगा। फिर 4th वीक में 25 रुपीज़ मज़ीद बढ़ा दें तो ये 275 होगा, और इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि अगर इसी तरह ये स्टूडेंट या बॉय जो भी है, अगर ये 25 रुपीज़ हर वीक सेव करता जाए तो एक वक्त आएगा कि जिस वक्त उसके पास 2000 रुपीज़ हो जाएंगे। एक वक्त आएगा, एक हफ़्ता होगा कि उसके पास 2000 रुपीज़ बन जाते हैं, और पूछा ये जा रहा है कि कितने वीक्स के बाद इसके पास 2000 रुपीज़ जमा हो जाएंगे। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट है जो सेविंग कर रहा है पहले वीक में 200 रुपीज़ और वीकली वो 25 रुपीज़ मज़ीद सेव करता जा रहा है। अब पूछा ही जा रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी वीक्स, किस हफ्ते के बाद उसके पास अमाउंट जो हो जाएगा वो 2000 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि फर्स्ट टर्म A1 जो हमारे पास है, या A आप जिसे कहते हैं, वो 200 है, और डिफरेंस जो है हर टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस वो 25 का है। लेकिन इसमें आखिरी टर्म AN जो है वो भी आपको दी जा रही है। AN आपके पास दिया जा रहा है 2000, और आपसे पूछा ये जा रहा है कि कितने हफ्ते के बाद इसके पास ये अमाउंट जमा होगा। इट मीन्स कि नंबर ऑफ़ वीक्स N जो है आपको बेसिकली इसमें फाइंड आउट करना है। तो आप वही फार्मूला, जनरल टर्म फार्मूला आप जानते हैं, AN = A + n - 1 × D। AN की वैल्यू आप इसमें 2000 यूज़ करेंगे, और A की वैल्यू हम 200 यूज़ करते हैं। N मालूम नहीं है, D की वैल्यू जो है वो 225 है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 200 जो है आप चाहें तो ये आके माइनस करा दें,
तो यहाँ पे हमारे पास 1800 बच जाएगा एंड दिस इज n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 25। तो डियर स्टूडेंट्स आप 25 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड करेंगे। 1800 डिवाइडेड बाय 25 विल बिकम n माइनस 1 और 18 डिवाइडेड बाय 25 विल बिकम 72। तो 72 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 आ रहा है और ये -1 यहाँ पर जब आप ले आएंगे तो ये +1 बन जाएगा। सो दिस शोज दैट n इज इक्वल्स टू 73, यानी कि 73 वीक्स के बाद आफ्टर 73 वीक्स स्टूडेंट्स विल हैव 2000 रुपीज़ एज इज सेविंग। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने आज एक्सरसाइज 4.2 को यहाँ पर मुकम्मल कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके तमाम क्वेश्चंस को आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन है या आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझे लाजमी बताइए और कोशिश कीजिए कि आप जल्द से जल्द इस टॉपिक को, इस एक्सरसाइज को कवर करते जाएं ताकि इम्तिहानात की तैयारी आप अच्छे तरीके से कर सकें। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में हम नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया।